ठंडी हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही थी। गांव के किनारे बने बस स्टैंड पर एक ढाबा था जिसका मालिक मोतीलाल था। बस से उतरने वाला हर यात्री उसी ढाबे पर आता था और इसी वजह से मोतीलाल का कारोबार खूब चलता था और उसे इस पर बड़ा घमंड था। उसे लगता था कि पूरे बस स्टैंड पर उसके ढाबे का कोई मुकाबला नहीं। अरे सुरेश काका, जाकर देखिए टेबल कितनी गंदी हो गई है, जल्दी साफ कर दीजिए। हाँ बेटा, ध्यान नहीं रहा, अभी साफ करके आता हूँ। और हाँ, टेबल साफ हो जाए तो टेबल नंबर 4 पर थाली भी पहुँचा देना। आजकल देख रहा हूँ तुम काम में बहुत सुस्ती करने लगे हो। नहीं बेटा, मैं तो पूरे मन से अपना काम कर रहा हूँ। पूरे मन से? एक काम के लिए 4-4 बार कहना पड़ता है। अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ जल्दी काम करो। सुरेश काका चुपचाप मोतीलाल की बात मानकर टेबल साफ करने चले गए। इसके बाद वो एक एक करके ग्राहकों तक खाना पहुंचाने लगे। तभी एक ग्राहक के लिए थाली लेकर जाते समय गीले फर्श पर उनका पैर फिसल गया। वो खुद को संभाल नहीं पाए और पूरी थाली हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। अरे यह क्या कर दिया तुमने? मेरा नुकसान करवा दिया। कई दिनों से देख रहा हूँ तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो। जब काम नहीं होता तो मेरा और अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? बेटा, बारिश की वजह से फर्श गीला था इसलिए पैर फिसल गया। गलती हो गई, माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। आखिर कितनी बार माफ करूं? अब बहुत हो गया। आज के बाद तुम मेरे ढाबे पर काम नहीं करोगे। अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। बेटा, ऐसा मत कहो। अगर यहाँ से निकाल दोगे तो मैं 2 वक्त की रोटी कहाँ से खाऊंगा? मेरे पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। मानता हूँ गलती हुई है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता। चले जाओ। मैंने तुम्हें जिंदगी भर रोटी और छत देने का कोई वादा नहीं किया था। मोतीलाल की बातें सुनकर सुरेश काका की आंखें भर आईं। तभी पास के गांव का रहने वाला माधव उठकर आगे आया और वह मोतीलाल से कहता है, मोतीलाल जी, बड़े बुजुर्ग से बात करने का यह कौन सा तरीका है? गलती तो किसी से भी हो सकती है। सिर्फ एक थाली के गिर जाने पर आप इन्हें सबके सामने अपमानित कर रहे हैं। माधव की बात सुनकर मोतीलाल गुस्से से कहने लगा, तुम बीच में मत पड़ो। यह मेरा ढाबा है। यहाँ किसे रखना है और किसे निकालना है इसका फैसला सिर्फ मैं करूँगा। अगर तुम्हें इन पर इतनी दया आ रही है तो तुम इन्हें ले जाओ। अरे बेटा, रहने दो। शायद मेरी किस्मत में इतने सालों की मेहनत और ईमानदारी के बाद यही अपमान लिखा था। इतना कहकर सुरेश काका अपना पुराना झोला उठाने लगे। उनके पास न रहने की कोई जगह थी, न 2 वक्त की रोटी का सहारा। ढाबे के दरवाजे पर खड़े होकर वो उदास होकर सोचने लगे, अब मैं इस बारिश में कहाँ जाऊँ? मेरे तो पास सर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। तभी माधव उनके पास आया और कांधे पर हाथ रखकर बोला, सुरेश काका, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मेरे साथ चलिए। मेरा घर अपना नहीं, किराए का है, लेकिन उसमें आपके लिए जगह है और 2 वक्त की रोटी भी। आज से खुद को अकेला मत समझिए। यह बेटा आपके साथ है। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। पहले मेरे लिए मोतीलाल के सामने खड़े हो गए और अब अपने घर ले जाने की बात कर रहे हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन तुम मेरा बोझ कब तक उठाओगे? काका, आप मेरे पिता समान हैं और कोई बेटा अपने पिता को इस तरह बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकता। आप मेरे लिए बोझ नहीं है। मैं इतने कमा लेता हूँ कि हम तीनों का पेट भर सके। चलिए, वरना बारिश और तेज हो जाएगी। माधव की बातें सुनकर सुरेश काका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। दोनों गांव की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते सुरेश काका चुप रहे। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक अनजान इंसान उनके लिए इतना बड़ा सहारा बन गया। कुछ देर बाद दोनों माधव के घर पहुँचे। दरवाजा माधव की पत्नी आरती ने खोला। माधव जी, यह कौन है? ये सुरेश काका हैं। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगे। माधव सारी बात आरती को बताता है। यह तो आपने बहुत अच्छा किया जो आप इन्हें अपने साथ ले आए। सुरेश काका, आप खुद को अकेला मत समझिए, हम दोनों आपके साथ हैं। हाँ, क्यों नहीं। अब जब बेटा और बहू मिल गए हैं तो मैं अकेला कहाँ हूँ। आज से तुम दोनों ही मेरी पूरी दुनिया हो। आरती भी सुरेश काका से मिलकर बहुत खुश होती है। फिर आरती चूल्हा जलाकर खाना बनाती है। तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। सुरेश काका की आंखों में बरसों बाद सुकून और अपनापन साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह माधव काम पर जाने लगता है। तभी आरती उसे रोककर कहती है, सुनिए जी, आपको पगार कम मिलेगी। मकान मालिक कल से कई बार घर आ चुका है। और हाँ, शाम को आते समय राशन भी लेते आइए। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब सुरेश काका भी हैं, उन्हें रूखा सूखा खाना तो नहीं खिला सकते।
आरती, जरा धीरे बोलो। अगर काका ने सुन लिया तो उन्हें लगेगा कि वे हम पर बोझ हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तुम चिंता मत करो, मैं राशन भी ले आऊंगा और मकान मालिक से भी बात कर लूंगा। इतना कहकर माधव काम के लिए निकल जाता है, लेकिन फैक्ट्री पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। आज पहली बार फैक्ट्री का गेट बंद था, तभी उसकी नजर अपने साथी मोहन पर पड़ती है। अरे मोहन भाई, फैक्ट्री क्यों बंद है? आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे माधव भाई, तुम्हें नहीं पता, फैक्ट्री कुछ महीने के लिए बंद कर दी गई है। मैं भी अब नया काम ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन पिछले 2 महीने की हमारी रुकी हुई पगार कौन देगा? मुझे तो उम्मीद थी कि आज मिल जाएगी। उसी के भरोसे मैंने मकान मालिक को भी रोक रखा था। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? माधव भाई, तुम्हारी तरह हम सब भी परेशान हैं। एक ही पल में माधव के सामने अंधेरा छा जाता है। पूरा दिन वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे सब जगह से निराशा ही मिली। आखिरकार शाम को मायूस होकर घर लौटा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मकान मालिक दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। आओ माधव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो अब जल्दी से मेरा किराया दे दो। मकान मालिक की बातें सुनकर माधव चुपचाप खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब मकान मालिक ने दोबारा किराया मांगा, तब माधव ने शांत स्वर में कहा, मकान मालिक जी, मुझे अभी पगार नहीं मिली। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वह अचानक बंद हो गई है। जैसे ही कोई नया काम मिलेगा और पहली तनख्वाह मिलेगी, मैं सबसे पहले आपका किराया चुका दूंगा। अरे माधव, तुम्हारे बहाने ही खत्म नहीं होते। कभी कहते हो पगार नहीं मिली, अब कह रहे हो फैक्ट्री बंद हो गई। मुझे तुम्हारी मजबूरी से कोई मतलब नहीं, मुझे बस समय पर किराया चाहिए। ऐसा मत कहिए मालिक, मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए। काम मिलते ही मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। इतने सालों से यहाँ रह रहे हो, इसलिए आखिरी बार थोड़ा समय दे देता हूँ। इसके बाद कोई उम्मीद मत रखना। इतना कहकर मकान मालिक वहाँ से चला गया। उसके जाते ही घर में सन्नाटा छा गया। माधव गहरी सोच में डूब गया कि अब आगे क्या करेगा। घर में राशन भी बहुत कम बचा था। आरती उसी से खाना बना देती है और तीनों खाने बैठ जाते हैं, लेकिन माधव के गले से निवाला तक नहीं उतर रहा था। तभी सुरेश काका उससे कहते हैं, तो बेटा अब क्या करोगे? पता नहीं काका, कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, ढाबे में इतने साल काम करते करते मैंने एक बात देखी है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म अंडा पराठा सबसे ज्यादा बिकता है। मैंने मोतीलाल के ढाबे पर रसोइये को कई बार बनाते देखा है। मुझे तरीका भी पता है। तुम अंडा पराठे की रेडी क्यों नहीं लगा लेते? ये सुनते ही माधव की आंखों में चमक लौट आती है। यह काम तो हो सकता है। मैं लाला से उधार राशन मांगने की कोशिश करता हूँ। अगर उसने सामान दे दिया तो इस बारिश के मौसम में हम अंडा पराठा बेच सकते हैं। सुरेश काका, यह तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर लोगों को हमारा अंडा पराठा पसंद आ गया तो शायद इसी से हमारी किस्मत बदल जाए। हाँ बेटा, कोई भी काम मेहनत, ईमानदारी और साफ नियत से किया जाए तो ऊपर वाला जरूर सफलता देता है। बस मन लगाकर काम करना। सुरेश काका की बात माधव के दिल को छू गई। अगली सुबह वो उधार राशन लेने लाला की दुकान के लिए निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद वो लाला की दुकान पर जा पहुंचा। नमस्ते लाला भैया, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। नमस्ते नमस्ते, कहो कैसी मदद चाहिए? लाला भैया, जहाँ मैं काम करता था वह फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। अब मैंने अपना काम शुरू करने का फैसला किया है। मैं बस अड्डे पर अंडा पराठा की रेहड़ी लगाऊंगा। क्या पता बारिश के मौसम में यही काम मेरी किस्मत बदल दे। और अगर यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लोगों ने अंडा पराठा पसंद नहीं किया, तो मेरे राशन के पैसे कैसे लौटाओगे? लाला भैया, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। मुझे उधार राशन दे दीजिए, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, राशन दे देता हूँ, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए उधार नहीं चलेगा। बताओ क्या क्या चाहिए? ये सुनते ही माधव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उससे अंडे, आटा, तेल और मसाले ले लेता है। अपनी थोड़ी जमा पूंजी लेकर बाजार जाता है और वहाँ से प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च खरीदता है। सामान घर रखने के बाद वो कबाड़ी के पास जाकर एक पुरानी रेहड़ी खरीद लाता है, जिसे आरती अच्छी तरह साफ कर देती है। उधर सुरेश काका माधव को अंडा पराठा बनाने की पूरी विधि अच्छे से समझाते हैं और माधव उनकी हर बात बड़े ध्यान से सुनता है। काका, यह तो बनाना बहुत आसान है। आपने जैसी विधि बताई है मैं बिल्कुल उसी तरह गर्मा गर्म चटपटे अंडा पराठा बनाऊंगा। और मैं अपने हाथों से सिलबट्टे पर पुदीने की चटनी बनाऊंगी। अंडे पराठे के साथ उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
आरती ताजा पुदीने की चटनी तैयार करती है और माधव सुरेश काका की बताई हर बात अपने मन में अच्छी तरह बिठा लेता है। सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद वो अपनी रेहड़ी को अच्छे से सजाता है। अंडों की करेट, मसाले, गुंथा हुआ आटा, बढ़िया तेल और आरती की बनाई पुदीने की चटनी और नई उम्मीद के साथ वो रेहड़ी को धकेलता हुआ बस स्टैंड पहुंच जाता है। काफी समय बीत जाने के बाद भी कोई ग्राहक उसके पास नहीं आता। काका देखिए, सब मेरी रेहड़ी की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन कोई भी अंडा पराठा खरीद नहीं रहा। अरे माधव, धैर्य रखो, यात्रियों की नजर तुम्हारी रेहड़ी पर पड़ रही है, यही बड़ी बात है। एक दिन ग्राहक भी जरूर आएंगे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बस से उतरने वाले यात्री माधव की रेहड़ी को देखते जरूर थे, लेकिन अंडा पराठा खाने के बजाय सीधे मोतीलाल के ढाबे पर चले जाते। यह देखकर माधव का आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता। उधर ढाबे पर बढ़ती भीड़ देखकर मोतीलाल खुश था। तभी उसकी नजर बस स्टैंड के किनारे खड़ी माधव की रेहड़ी पर जाती है। अरे, यहाँ बस स्टैंड पर अंडा पराठे की रेहड़ी किसने लगा ली? आखिर इतनी हिम्मत किसकी जो मोतीलाल का मुकाबला करेगा? दूर से उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। गुस्से में वो अपने ढाबे से निकलकर सीधे रेहड़ी के पास पहुंचा। वहां सुरेश काका को देखकर वो चौंक जाता है और फिर वह उनसे कहता है, अरे वाह सुरेश काका, जिस आदमी को मैंने अपने ढाबे से निकाला था उसने तो बड़ी जल्दी नया ठिकाना ढूंढ लिया। अब मेरे सामने ही मेरे ढाबे का मुकाबला करने की तैयारी हो रही है। मोतीलाल, हम किसी से मुकाबला करने नहीं आए हैं, बस मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाना चाहते हैं। तुम्हारा बड़ा ढाबा है और हमारी छोटी सी रेहड़ी, दोनों का क्या मुकाबला? हाँ ठीक कहा, मेरा और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। लगाओ रेहड़ी, लेकिन याद रखना, ढाबा चलाना और बस स्टैंड पर रेहड़ी लगाना बच्चों का खेल नहीं है। 2-4 दिन में जब एक भी ग्राहक नहीं मिलेगा तब सारी अकड़ अपने आप ही निकल जाएगी। इतना कहकर वो गुस्से में वापस अपने ढाबे पर चला गया। सुरेश काका ने माधव के कंधे पर हाथ रखा और उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं, बेटा, ऐसे लोगों की बात पर ध्यान मत देना, तुम बस ईमानदारी से अपना काम करना, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। माधव मुस्कुराया, तवा गरम किया और उम्मीद भरी निगाहों से आने जाने वालों को देखने लगा, लेकिन काफी देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। उसके चेहरे की उम्मीद धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी। लगता है आज कोई भी ग्राहक नहीं आएगा। तभी एक बस आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने पहले मोतीलाल के ढाबे की ओर देखा, फिर माधव की रेहड़ी पर नजर पड़ी और वो मन ही मन सोचने लगा, बहुत तेज भूख लगी है, ढाबे पर बैठकर खाऊंगा तो जेब में इतने पैसे नहीं हैं। चलो रेहड़ी पर ही अंडा पराठा खा लेता हूँ। बस से उतरे एक आदमी की जेब में ढाबे पर बैठकर खाना खाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो सीधे माधव की रेहड़ी पर आ गया। ग्राहक को अपनी ओर आते देख माधव की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। आइए, बताइए कितने अंडे पराठे दूं? एक अंडा पराठा कितने का है भाई? मात्र 20 रुपए का है। अच्छा, तो जल्दी से 2 अंडा पराठा लगा दो। जी, अभी बना कर देता हूँ। माधव ने सुरेश काका की बताई विधि से ताजा अंडा फोड़कर गर्मा गर्म पराठे बनाए और पुदीने की चटनी के साथ ग्राहक को परोस दिए। जैसे ही ग्राहक ने एक निवाला खाया तो उसकी आंखें चमक उठी और वह मुस्कुराकर बोला, भाई स्वाद तो बहुत बढ़िया है, बारिश में ऐसा गर्मा गर्म अंडा पराठा मिल जाए तो मजा ही आ जाता है। पहले ही ग्राहक की तारीफ सुनकर माधव ने ऊपर वाले का धन्यवाद किया। उसकी पहली कमाई ने उसके मन में नई उम्मीद जगा दी। माधव की खुशी देखकर सुरेश काका कहते हैं, माधव, आज एक ग्राहक आया है, कल और भी आएंगे, कभी हिम्मत मत हारना। ठीक कहा सुरेश काका, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा और इस बारिश के मौसम में लोगों को स्वादिष्ट अंडा पराठा खिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। माधव ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल आए वो हार नहीं मानेगा। शाम ढलते ही वो सुरेश काका के साथ रेहड़ी लेकर घर लौटा और पहले ग्राहक की बात आरती को बताई। यह सुनकर आरती भी खुश हो जाती है। देखते ही देखते रात बीत गई। अगली सुबह माधव फिर नई उम्मीद के साथ सुरेश काका के साथ बस स्टैंड पहुंचा। आज भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। तभी एक बस आकर रुकी। उसमें से 2 यात्री उतरकर सीधे माधव की रेहड़ी पर पहुंच गए। यह देखकर दूसरी ओर खड़ा मोतीलाल मन ही मन सोचने लगा, 2 ग्राहक आ गए तो क्या हुआ, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसी तरह समय बीत रहा था। माधव के पास कभी एक ग्राहक आ जाता तो कभी 2 ग्राहक और कभी वो ग्राहकों का इंतजार ही करता रह जाता। आज भी बारिश लगातार हो रही थी। माधव ने पूरे मन से रेहड़ी सजाई और ग्राहकों का इंतजार करने लगा, लेकिन आज भी उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। सुरेश काका, सुबह से शाम हो गई लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया।
मकान मालिक को दिया समय भी खत्म होने वाला है और लाला भी अब उधार राशन नहीं देगा जब तक पुराना हिसाब नहीं चुका देता। बेटा, मेहनत का फल कभी एक दिन में नहीं मिलता, धैर्य रखने वाला ही मंजिल तक पहुंचता है। सुरेश काका की बातें सुनकर माधव को थोड़ी हिम्मत मिलती है। तभी वहाँ मोतीलाल आया। दोनों को उदास देखकर वह कहता है, मैंने तो पहले ही कहा था, मोतीलाल के सामने आज तक कोई नहीं टिक पाया। एक दो ग्राहक क्या आ गए, तुम्हें तो लगा किस्मत बदल जाएगी। अभी भी समय है, यह रेड़ी समेटो और कोई दूसरा काम धंधा ढूंढ लो। मोतीलाल, अपने ढाबे पर इतना घमंड मत करो। घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता, जब टूटता है तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मोतीलाल मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। एक दिन की बात है, माधव और सुरेश काका रोज की तरह अपनी रेहड़ी लेकर बस स्टैंड पहुँच गए। तवे पर आंच जल रही थी और गर्मा गर्म अंडा पराठा बनाने की पूरी तैयारी थी। कुछ देर तक कोई ग्राहक नहीं आया। तभी एक बस आकर रुकी। उसमें से दो यात्री उतरे। जैसे ही उनकी नजर सुरेश काका पर जाती है, दोनों चौंक गए। अरे सुरेश काका, आप यहाँ? सुरेश काका ने उन्हें पूरी बात बता दी। यही सुनकर दोनों को बहुत दुख हुआ। क्या मोतीलाल ने आपके साथ ऐसा किया? आपने तो बरसों तक उसके ढाबे में ईमानदारी से काम किया था। सुरेश काका, बस में जितने भी यात्री हैं सबके लिए अंडा पराठा बनाइए। आज सभी लोग नाश्ता यहीं करेंगे। कमलेश की बातें सुनकर माधव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जो बस से उतरे यात्री मोतीलाल के ढाबे पर जा रहे थे, कमलेश उन्हें रोककर कहता है, अरे वहाँ जाने की क्या जरूरत है? मोतीलाल के अंडा पराठा महंगे हैं और बात करने का तरीका भी ठीक नहीं है। एक बार यहाँ अंडा पराठा खाकर देखिए, सस्ते भी हैं और स्वादिष्ट भी। कमलेश की बातें सुनकर सभी यात्री माधव की रेहड़ी पर आ जाते हैं। माधव और सुरेश काका मिलकर सबको गर्मा गर्म अंडा पराठा खिलाते हैं। सभी ग्राहकों को स्वाद इतना पसंद आता है कि सभी माधव की अंडा पराठे की तारीफ कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल माधव की रेहड़ी पर भीड़ लगी हुई देखकर चौंक जाता है। मुझे लगा था एक दो दिन में भाग जाएंगे, लेकिन यह तो मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं। यह सब सुरेश काका की वजह से हुआ है। समझ आ गया मुझे क्या करना है। कुछ ही घंटों में सारी सामग्री खत्म हो जाती है और उस दिन माधव की अच्छी कमाई होती है। अगले कई दिनों तक भी यही होता रहा। बारिश के मौसम में यात्री अब मोतीलाल के ढाबे की बजाय माधव की रेहड़ी पर आने लगे। एक दिन माधव किसी काम से बाहर गया हुआ था और सुरेश काका अकेले ही रेहड़ी संभाल रहे थे। तभी वहाँ मोतीलाल आता है। सुरेश काका, मैं आपको पहले से ज्यादा पगार और रहने के लिए अच्छा घर दूंगा। बस माधव का साथ छोड़कर मेरे ढाबे पर वापस आ जाइए। जब तुमने सबके सामने मेरा अपमान करके मुझे ढाबे से निकाला था, तब मेरे पास कोई सहारा नहीं था। उस समय माधव ने मेरा हाथ थामा। वह मेरा बेटा है और एक पिता कभी अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। सुरेश काका की बात सुनकर मोतीलाल गुस्से से वहाँ से चला गया। उसे समझ आ गया कि सुरेश काका को पैसों का लालच नहीं दिया जा सकता। समय बीतता गया। माधव का अंडे पराठे का काम खूब चलने लगा। उसने लाला का पूरा उधार और मकान मालिक का किराया भी चुका दिया। इसी तरह माधव की रेहड़ी खूब चलने लगी। एक दिन माधव सुरेश काका से कहता है, सुरेश काका, यह सब कुछ आपकी वजह से मुमकिन हो पाया है। आपने ही मुझे हौसला दिया अंडा पराठा बनाने का और आज आपकी ही वजह से ग्राहक मुझे पहचानते हैं। बेटा, मैं तो बस एक जरिया बना हूँ। यह सब तो तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल है। अब तो बस मेरी एक छोटी सी इच्छा है, तुम्हारा यहाँ बस स्टैंड पर एक छोटा सा ढाबा हो। काका, अगर इसी तरह ग्राहक आते रहे तो वह दिन भी दूर नहीं। सुरेश काका और माधव दोनों बहुत खुश थे। समय के साथ माधव की तरक्की लगातार बढ़ती गई, जबकि दूसरी तरफ मोतीलाल का घमंड टूटने लगा। सुरेश काका ठीक कहते थे, घमंड किसी का नहीं टिकता। आज मेरे घमंड और बुरे व्यवहार की वजह से मेरे ढाबे पर ग्राहक नहीं आते और उधर माधव की रेहड़ी पर सिर्फ अच्छे व्यवहार से इतनी तरक्की हो गई। मोतीलाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वहीं माधव को इतनी सफलता मिली कि उसने सुरेश काका का सपना पूरा कर दिया। तभी वहाँ मोतीलाल आया